हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज की अपनी क्लास बेहद शॉर्ट क्लास होगी और अगर इसमें एक प्रश्न आपका 25-30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप याद करो वो क्लास जब मैंने आपको बताया था भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिग्रहण किया, बंगाल पर अधिकार किया। उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर को, मराठा राज्य को और पंजाब को, चार बड़ी बड़ी जगहों पर उन्होंने अधिकार किया। अंग्रेजों ने बंगाल से ही अपना शासन शुरू किया था। बंगाल को परास्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1757 प्लासी का युद्ध किया। 1757 से पहले का सीन क्या था, आप थोड़ा सा उस स्टोरी रूप में पढ़ें। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए हुए थे 1757 में, 1600 के बाद, 1607 के बाद अंग्रेज 1757 प्लासी का युद्ध लड़ते हैं और बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। 1757 या 65, 1764 में फिर बक्सर का युद्ध आ जाता है और 65 में अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। अब यह प्रश्न आता है कि धन निष्कासन शुरू, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धन निष्कासन कब शुरू किया? तो धन निष्कासन 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। धन निष्कासन क्या है कि अंग्रेजों ने 1757 से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय खरीदती, अफीम खरीदती, नील खरीदती, कुछ भी चीजें खरीदती। खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर गोल्ड वगैरह देना पड़ता था, फिर वो चीजें खरीद के लेके जाते थे। और भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि यहां पर सोना बहुत मात्रा में, अंग्रेजों से पहले भी बहुत, जब भी व्यापारी आए तो वो सोना लेके आते थे और बदले में यहां से मसाले वगैरह हो गए, चाय वगैरह हो गई, नील हो गया, ये चीजें जाती रही। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1765 में उन्हें दीवानी का अधिकार मिल गया, सब कुछ समझाऊंगा, आप स्टोरी सुने। अब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि बंगाल अपना है, बंगाल के राजा अपने हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने को अब बंगाल में शासन शुरू करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले क्या काम होगा, देश की मुख्य रीढ़ क्या होती है? वो होती है किसान। तो खेती पर इस तरह के कानून बना दिए जाएं कि हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास टैक्स जो है, राजस्व खूब सारा आए, ताकि हमें अपने देश से कुछ ना लाना पड़े, गोल्ड वगैरह, यहीं के पैसे से हम यहीं से चीजें, कच्चा माल खरीदें और वो इंग्लैंड जाए, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के से वो माल तैयार होके भारत में वापस आए और डबल रेट में यहां पर बिके। जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो यहां पर भी औद्योगिकरण चल रहा था। अब अंग्रेजों ने 1765 के बाद, मैं एक डायलॉग यहां अगर लिखूं तो वो डायलॉग होगा दस्तक से दीवानी तक। क्या होगा? दस्तक से दीवानी तक। यहां से दस्तक का प्रश्न पिछली बार आया, रीट में एक बार आया हुआ है, दस्तक से दीवानी तक, ठीक है। दस्तक, दस्तक प्रथा आपको पता है, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने, मुगल बादशाह कौन सा? फर्रुख शेर ने 1717 था क्या, 3000 रुपए वार्षिक के बदले इसको इसका थोड़ा इलाज कर दिया था, इसको कोई बीमारी थी, उसका इलाज कर दिया। तो मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक दे दिया। किसने दस्तक दी? वो वाला दस्तक होता है शाही फरमान। शाही फरमान कि आप 3000 रुपए वार्षिक के बदले पूरे बंगाल से पूरा साल क्या है, व्यापार कर सकते हो, मात्र 3000 रुपए वार्षिक के बदले। तो वो दस्तक जब उनको भारत में बिना शुल्क के और वो व्यापार करने की परमिशन मिल गई, तो दस्तक से लेकर वो दीवानी तक जा पहुंचे। दीवानी का मतलब होता है, ये कब मिले? 12 अगस्त 1765 को कौन से मुगल बादशाह ने? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने किसको दिए? क्लाइव को। उस समय कौन था? अंग्रेजों का मुखिया कौन था? क्लाइव। क्लाइव ने दीवानी अधिकार प्राप्त किए। अब दीवानी अधिकार के तहत क्या था, भारत में जितना भी टैक्स वाला और सारा ये जितने भी मसले थे जमीन वाले, ये सारे के सारे अब अंग्रेज देखेंगे। अंग्रेजों ने फिर एक विचार किया कि
किस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि टैक्स अच्छा आए। तो यहां से हमारा वो टॉपिक शुरू हो जाता है। तो अंग्रेजों ने टैक्स के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ये इतना मसला चल ही रहा था 1765 में। फिर 1770 में क्या होता है, बंगाल में एक भयंकर, ये सारे के सारे आंकड़े जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कक्षा 8 कक्षा 11 में एक बुक लगती है भाई, कक्षा 11 में एक बुक लगती है, अभी मेरे पास पड़ी होगी, देखता हूं मैं। 12वीं की बुक मेरे पास है नहीं, 11वीं में ये लगती है अपने आरबीएसई बोर्ड की, लेकिन 2024-25 का संस्करण है ये, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। और ये बुक जो है, ये बुक आपकी है हमारे अतीत कक्षा 8 की, और एक 12th में लगते हैं 3 पार्ट, तो जो तीसरा भाग है उस तीनों किताबों का सार है। 1770 में कक्षा 8 की बुक के अनुसार बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है। उस अकाल में 1 करोड़, आप ये मान लो कि बंगाल की 1/3 आबादी, मान लो 100 है तो 33 लोग खत्म, 100 करोड़ है तो 33 करोड़, मतलब एक आपको तरीका बता रहा हूं, करोड़ की आबादी उनकी खत्म हो गई, यानी कि 1/3 आबादी खत्म। अब आपको पता है कि 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 73 में सर्वोच्च न्यायालय बना। अंग्रेजों के मन में विचार, ये नियम वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या बंदोबस्त करते 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 क्या है 90 आ गया। बंदोबस्त होता है कोई उपाय करना, तो 1790 में एक विचार आया कि कौन सा उपाय करें, इस्तेमरारी बंदोबस्त करें। इस्तेमरारी को और क्या नाम दिया गया कि ऐसा उपाय करें जो स्थायी हो, यानी कि टैक्स जमीनों से कैसा लिया जाए, स्थायी टैक्स लिया जाए। और एक सारणी में अभी सारा समझ जाओगे, 10 मिनट का खेल है। और ये टैक्स जो है अपने को फिक्स हो जाए, अपनी नो टेंशन, कोई अकाल पड़े, कोई ओलावृष्टि हो, फसल हो ना हो, अपने फिक्स आ जाए कि इतना टैक्स अपने को लेना है। और 1793 में जाकर इसको स्थायी किया गया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्थायी किया गया था। इस समय व्यक्ति कौन था, स्थायी कॉर्नवालिस कौन था? जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, भारत का ये जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इनको हमने कितनी कितनी चीजें याद रखनी है। प्रश्न किस टाइप के, इसके अंदर से किस टाइप के प्रश्न आएंगे? एक तो व्यवस्था का नाम, जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, एक होगी महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त, और एक होगी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीनों व्यवस्थाओं में हमें एक तो लागू करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, किसने लागू की, किस अंग्रेज ने। एक हमें यह याद रखना है कब लागू की गई। एक हमें यह याद रखना है कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई। मैप के रूप में भी आपको बता दूंगा मैं। स्थायी बंदोबस्त 1793, व्यक्ति का नाम क्या है, स्थायी कॉर्नवालिस। कान में वाली पहनी है कौन सी, स्थायी वाली है। अब देखो, आप ध्यान रखना, लड़कियां जो बहनें मायके में जब आती हैं, मायके में जब आती हैं 1822 में, ठीक है, बाई, बाई जो है, बाई किसको कहते हैं, बहन को। वैसे पंजाबी च बाई भरा नूं कहंदे हैं ना। बाई जब मायके में आती है, कहां आती है, मायके में आती है, तो उसको अपना मायका जो है ना महल की तरह लगता है कि ये क्या है, कैसा भी हो परिवार अपने मायके का, उनको लगता है मेरा घर महल जैसा है। बाई मैकेंजी। तो महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया है, मैकेंजी ने किया है, एक बार इतना याद रखना है। तो स्थाई महल रेत का, ऐसे भी स्थाई महल रेत का है ना, स्थाई महल रेत का ऐसे याद रखोगे ना तो हमें वो चीज याद हो जाएगी कि कौन सी कितने प्रतिशत भूभाग पर थी। तो स्थाई महल रेत का ऐसे याद रखेंगे ना तो कौन सी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर थी, वो चीजें याद रह जाएंगी, जो कि 11वीं की बुक में दी हुई है। रैयतवाड़ी में क्या है, रैयत, मुन्ना जो है ना वो रीड करते करते रेत में खेल रहा है, रेत याद रखना है, रीड, ठीक है, मुन्ना, मुनरो, ठीक है, मुनरो। ये कब है, 1820 है वैसे। और एमबीए, एमबीए की पढ़ाई, क्योंकि मद्रास, बंबई और असम में ये लागू हुई थी। मुन्ना जो है
एमबीए की पढ़ाई जो है, मुन्ना जो है एमबीए को रीड कर रहा है रेत में बैठा बैठा, रेत में बैठा बैठा मुन्ना रीड कर रहा है 1820 में, तो मद्रास, बंबई और असम में। अब हम अगर विशेष रूप से ये देखें, मैं छोटिया भारत यहां से बना के आपको छोटा सा भारत का मैप अगर आपको दिखाना चाहूं तो इस तरह से हम अगर भारत को माने तो यहां पर जो है इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में क्या लागू किया जाएगा, क्या दिखा है, कौन सा अपने अलग कलर ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, चलिए एक ये हो गया एरिया, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया, 3 एरियाज हैं। यानी कि बंगाल, बंगाल वाला इलाका, या मैं कहूं पूर्वी वाला इलाका, पूर्व वाला, हालांकि असम में ये भी थी, असम में ये भी, तो अब याद रखने के लिए बंगाल वाला, बंगाल, बिहार और वो वाला पूर्व वाला इलाका जो है ना, बंगाल आपको पता है प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंगाल और बंबई, 3 अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के पूर्व वाले, उत्तर पूर्व वाले भाग में जो थी ना, पूर्व वाले भाग में, इधर वाले में, वो कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर और पश्चिम वाले भाग में कौन सी थी, कौन सी थी, महालवाड़ी, महालवाड़ी मूलतः कौन सा इलाका हम मान सकते हैं, यूपी का अवध है, अवध, आगरा और पंजाब वाला इलाका जो था, पंजाब में बड़े बड़े महल हैं, तो महलवाड़ी पंजाब, पंजाब में अवध में ये वाला इलाका है उत्तर पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी के, क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसका उत्तर वाला इलाका और पश्चिम वाला इलाका, उत्तर पश्चिम यहां नहीं मानेंगे हम, बंगाल प्रेसिडेंसी का उत्तर पश्चिम इलाका, यहां पर महालवाड़ी बंदोबस्त। और दक्षिण में कौन सी है, दक्षिण में है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कौन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मुन्ना रेत में रीड कर रहा है, ठीक है, बाई क्या कर रही है, बाई मायके में आएगी तो उसको अपना मायका महल जैसा लगेगा, बाई मायके में आई तो उसका मायका उसको क्या है, महल जैसा लगता है। आपको वो सीधा पूछ सकता है ना कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन सा महलवाड़ी से संबंधित है, हमें तो इतना इतना एक बार तो ये याद रखना है फिक्स, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन सा कहां। अब हमने वैसे स्थाई महल रेत का याद करोगे ना, एक सीक्वेंस में याद रखोगे आप, स्थाई महल रेत का, स्थाई महल किसका, रेत का, तो ये 19% और ये 30% और ये 51%, इस तरह से हमें याद रखनी है। रैयतवाड़ी ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू थी, 1930-51 और महलवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी, स्थायी बंदोबस्त सबसे कम भाग में 19% भाग पर लागू था। यानी कि ये पूरा का पूरा 100% है, इसमें 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त है ब्रिटिश भारत के, और थोड़ा सा बड़े एरिया में 30% पर जो है महलवाड़ी बंदोबस्त है, और सबसे ज्यादा भाग जो दक्षिण वाला एरिया था, दक्कन वाला, दक्षिण वाला जो एरिया है, उस एरिया में क्या है, हालांकि रीड ने इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता तो हम रीड को कहेंगे, क्या था कि आपने देखा था मैसूर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 युद्ध हुए, हमने पढ़ा था भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, जिसमें हमने जाना था 1767, 69, 80, 84, 90, 92 और 99। हैदर अली और टीपू सुल्तान, 2 बाप बेटा, 2 युद्ध हैदर अली, 2 युद्ध टीपू सुल्तान, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद उनके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। रीड ने क्या किया था 1792 में,
टीपू सुल्तान के एरिए पे 8वीं की बुक में दिया है कि टीपू सुल्तान से जो मैसूर के राजा जीते थे वहां पर उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करके देखा था। उसमें जगह का नाम नहीं दिया हुआ, पर जगह बता देता हूं, 12 महल। 12 महल मतलब आप याद रखें टीपू सुल्तान से जीते हुए एरिए में उन्होंने। अब रैयतवाड़ी महलवाड़ी स्थायी बंदोबस्त में अंतर क्या है कि इन अलग अलग नाम से, भाई किसानों से टैक्स ही तो लेना है, अलग अलग नाम से क्यों? यहां पर भूमि का मालिक कौन होगा? रैयत का अर्थ होता है किसान, भूमि का मालिक कौन है? किसान है। महलवाड़ी में महाल का अर्थ होता है गांव समूह, मतलब अब भूमि का मालिक कौन है? गांव समूह है। पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि टैक्स जमा करवाना। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होगा? जमींदार होगा। कौन होगा? जमींदार। आइए एक सारणी के माध्यम से आपको समझाता हूं, सभी चीजें एक ही जगह। ये लीजिए, अब आपको ये ठीक दिखाई देता है? मैं चेक कर लूं पहले। ठीक दिखाई दे रहा है, मैं बोल भी दूंगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, 3 बंदोबस्त है, 3 बंदोबस्त है। लीजिए, पहले का नाम है स्थायी बंदोबस्त। 8वीं वाली बुक में इसका नाम मालगुजारी बंदोबस्त भी आता है और 12th वाली बुक में इसका नाम इस्तेमेरारी बंदोबस्त भी आता है। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम इस्तेमेरारी बंदोबस्त और मालगुजारी बंदोबस्त। 12वीं की बुक में इसका एक और नाम आपको मिलेगा, जागीरदारी बंदोबस्त। क्या था? जैसे ही बंगाल पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने सोचा टैक्स वसूल यार अपने इनसे ज्यादा परिचित नहीं है, तो अपने टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसको दे देते हैं? वहां के जो रसूखदार बड़े लोग थे, कोई राजा रहा हुआ है पहले का या जो भी जमींदार है, उनको कह दिया कि आपने भाई टैक्स वसूल करके लाने हैं। तो जागीरदार और जमींदार और जो राजा लोग थे वो टैक्स वसूल करके लाते थे। इसलिए इसको, क्योंकि ये बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जागीरदार लोगों से। उनको कहा था कि आपको एरिया दे दिया, मान लो मेरे को कह दिया कि रायचनगर एरिया संतवीर सिंह आपके पास है, मैं एक जागीरदार हूं, मेरे को कह दिया कि 1 साल में आप यहां से इतना टैक्स हमें दोगे, हमने स्थायी कर दिया। और उसमें से क्या होगा? उसमें से 11% भाग जमींदार का होता था, 89% भाग किसका था? 89% भाग था कंपनी का। मतलब 100 रुपए अगर लाने हैं टैक्स के रूप में, 11 रुपए तो जमींदार जो उगराई करके लाएगा टैक्स की, और 89 रुपए किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कंपनी के। लागू करने वाला कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये 1790 दिया है कि 1790 में इसे प्रयोग के तौर पर शुरू कर दिया था, पर इसका आप इसको याद रखो 1793 में इसको स्थायी किया गया। अच्छा, ये समझौता किसान के साथ हुआ, किसके साथ हुआ? ये जागीरदारों से हुआ। भूमि का मालिक कौन है? याद रखना, भूमि का मालिक है जमींदार। इस स्लाइड में लिखा हुआ है भूमि का, ये बंगाल वाले एरिया में, और भूमि का मालिक कौन है? जमींदार है। कौन कौन से? बंगाल, बिहार, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में भी ये 11वीं की बुक में जिक्र दिया हुआ है। तो उत्तरी कर्नाटक में भी इसको थोड़ा सा अप्लाई किया गया था। मोस्टली वो वाला इलाका बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला। ब्रिटिश भारतीय प्रांत के कितने प्रतिशत? 19% भाग पर यह लागू थी। चलिए, अब इसकी विशेष बात, इसमें किस बंदोबस्त में सूर्यास्त विधि कानून लागू था? तो यह याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त विधि कानून स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इसमें था क्या कि जमींदारों को कह दिया कि आपने इस तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले पहले इतना टैक्स जमा करवा देना है। कई बार जमींदार जमा नहीं करवा पाते थे, तो क्या होता था? उसमें यही होता था कि उनकी जमींदारी छीन ली जाती। सूर्यास्त विधि कानून इसमें लागू था। अब आगे वो ना समझा दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या कठिनाइयां थी, क्यों नहीं जमींदार, सीधे ही बता देता हूं। चलो आगे आएगा लिखा हुआ, ठीक है, पहले इतना पढ़ ले अपने। दूसरा बंदोबस्त है महालवाड़ी बंदोबस्त। इसको ताल्लुकदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ताल्लुकदारी, क्योंकि इन जमींदारों को, शाहूकारों को अवध में ताल्लुकदार कहा जाता था। ताल्लुकदार कौन है?
माइका बाई, बाई बाई, माइका 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 महल, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 30% भाग पर लागू थी। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विशेषतः यूपी, आगरा, मध्य प्रांत यानी कि एमपी में लागू थी। महालवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन? महाल। महाल का मतलब पूरे गांव समूह की जिम्मेदारी थी कि आपको टैक्स जमा करना है। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन है? जमींदार। महालवाड़ी में पूरा ग्राम समूह। अब नीचे वाली जो है बंदोबस्त उसका नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मुन्ना रीड कर रहा है। कैप्टन रीड ने वैसे 1792 में इसको लागू किया था, पर हमें याद रखना है कि मुनरो ने इसे संपूर्ण दक्कन में, मद्रास में 1820 में लागू किया। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सन याद रखने, 1820 महलवाड़ी और 1793 स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, संपूर्ण मद्रास में। और एक 11वीं की बुक में इनका जिक्र आता है। गोल्डस्मिथ, डेविडसन और विगनेट ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित बंबई में सर्वे किया, उसके बाद बंबई में लागू हुई। तो गोल्डस्मिथ और इनका अगर नाम भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका 11वीं की बुक में नाम दिया हुआ है, मैंने डाल दिया, आप पीडीएफ में दे देना कि बंबई में रैयतवाड़ी लागू करने वाले कौन थे। गोल्डस्मिथ, डेविडसन वगैरह ये थे। पूरे दक्कन में, मद्रास में मुनरो ने इसको, और वैसे इसको एक प्लान के तौर पर शुरू किसने किया? रीड में, रीड ने किया। अब रीड से संबंधित अगर रैयतवाड़ी से प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न ये बनने के चांस रहेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है रीड, मुनरो, होल्ट, मैकेंजी, कॉर्नवालिस। तो कौन है? मुन्ना रीड, मुन्ना रीड, ठीक है। गोल्डस्मिथ, डेविडसन, विगनेट ये बंबई में इसको लागू करते हैं, इनका भी नाम अगर आ जाता है। तो एमबीए मद्रास, बंबई, असम में सबसे ज्यादा 51% भाग पर लागू थी। सबसे कम कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। मद्रास जो 30% थी वो महालवाड़ी। भूमि का स्वामी कौन है? रैयत का अर्थ होता है किसान। भूमि का किसान क्या है? स्वामी कौन है? किसान है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न आ सकता है, 12th वाली बुक में है, दक्कन दंगा होने का मूल कारण क्या था? तो दक्कन दंगा होने का मूल कारण क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। अब क्या हुआ? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक बना दिया किसान को कि आप अपनी जमीन गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। किसानों ने क्या है? किसानों ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी। गिरवी रख दी तो बाद में जो है बणिये का पैसा कर्जा उतार नहीं सके। बणिये ने, महाजनों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया और अपने, मूलतः वो राजस्थान के जोधपुर साइड के, और वहां महाजन थे, फिर वो भाग के आते हैं और उन्होंने क्या है कि उनकी खाता बइया सब जला दी महाजनों की। ये दंगे होते हैं। फिर 1878 में दक्कन दंगा आयोग बनाया जाता है, 1878 में। तो उन्होंने इसके लिए महाजनों को किसानों को दोषी नहीं, दोष मुक्त सिद्ध किया था। फिर 1879 में दक्कन दंगा के बाद एक अधिनियम बना था, उस अधिनियम से किसानों को इसमें राहत दी गई थी। नीचे शायद ये हो सकता है बातें हो ना। दक्कन दंगा कब हुए? 1875। किस बंदोबस्त? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कारण हुए। दक्कन दंगा आयोग कब बना? 1878 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। दस्तक से दीवानी तक यहां मैंने लिखा हुआ है। 1757 प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है और यहीं से धन निष्कासन की शुरुआत होती है। धन निष्कासन का आगे जिक्र हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी वाला। धन निष्कासन थ्योरी सबसे पहले किसने दी? कि भारत का धन निष्कासित होकर विदेशों में, इंग्लैंड में जा रहा है, तो ऐसी बात बताने वाले दादा परदादा ही होते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले सिद्धांत दिया। बुक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, वो वाली बुक जो है, अंग्रेजी वाली बुक दी होगी, तो उसमें आप अभी नाम याद रख लेना। 1764 बक्सर का युद्ध और 65 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार। 12 अगस्त 1765 किसने दिए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिए। भारत कभी सोने की चिड़िया था। 1770 बंगाल में अकाल, 1 करोड़ लोग मारे गए। बंगाल की 1/3 आबादी जो है वो समाप्त हो जाती है। अब ये कुछ एक डायलॉग हैं, जितने बच्चे आए हैं क्लास में वो वाला बटन दबा के लाइक कर दो। शेयर आप मेरे बिना कहे करने लग गए हो, इसके लिए शुक्रिया। कर आया करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, है ना। और
आज से अपनी अगर किसी के पास पंजाबी लैंग्वेज है, सिमरन सर ने टेस्ट सीरीज शुरू की है पूरी। अगर वीडियो कोर्स और टेस्ट दोनों लेते हो तो उन्होंने फीस रखी है, उन्होंने तो क्या गुरलाल सर ने रखी है, वो भी मुक्त है फीस वाले चक्कर से, 299 रुपए है ना, 299 है कोर्स और टेस्ट की। और अगर अकेला टेस्ट लेना है तो 149 रुपए हमारी प्रणाली। और अगर कोर्स या ऐप से संबंधित आपको कोई समस्या डाउनलोड करने में एसएस एजुकेशन ऐप, तो आप 74 260 आगे क्या है सर, आगे बोलिए। 47 हाँ, उनको अपना ही नंबर याद नहीं रहता। 74 260 64 715। असल में मैं ऐसे याद रखता हूं, वो याद रखते हैं 74 26 06 47 15। ठीक है, तो ये भाई उनको मैसेज कर देना कोर्स वगैरह के लिए। हाँ जी, मेरा नंबर आपके पास है ही अगर कोई। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्थल के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। जॉन सुल्विन ने डायलॉग मारा था, लंदन आपको पता है इस नदी के किनारे है, कि हमारी व्यवस्था ऐसी है स्पंज की तरह, गंगा से चीज उठाएगी और टेम्स में निचोड़ देगी। यानी कि भारत की मुख्य नदी गंगा है, भारत से उठाएंगे हम मैं मुख्य मुख्य चीजें और धन वगैरह जितना जो कुछ भी है और यहां निचोड़ देंगे। विलियम बेंटिंग जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, वो बेंटिंग, उसने कहा भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां से चीजें ले जाकर कच्चा माल यहां से लिया और अंग्रेजों ने ब्रिटेन में अपने पैसे के दम पर भारत जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और हमारे देश में क्या हुआ, विऔद्योगिकीकरण हुआ। हमारे जो जितने बुनकर वगैरह थे उनका तो क्या है काम चला ही नहीं, क्योंकि वो जो हाथ से चीजें बनाते थे वो महंगी पड़ती थी, तो लोग अंग्रेजों वाली चीजें लेने लग गए थे। तो इसलिए कहा था ये बेंटिंग ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े जहाज होते थे उसको कहा जाता था ईस्ट इंडियन मैन। क्या कहा जाता था, ईस्ट इंडियन मैन, जिससे वो व्यापार किया करते थे। ये बुक का नाम याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। इसमें उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब ये आप ना शोध पत्र काट ही दो, इंग्लैंड ड्यूटीज ऑन इंडिया। ठीक है, अब असल में क्या है, ये अपनी बुक में दिया हुआ नहीं है और ये ना बड़े लेवल की जब फर्स्ट ग्रेड और वो काम करते हैं तो उसमें मेरे पता नहीं कि नेट वाले या किसी पेपर में ऐसा प्रश्न आया था कि दादा भाई नौरोजी ने अपने किस पत्र में धन निष्कासन सिद्धांत का जिक्र किया, और उसमें पहला ही पहला वो लिख देते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और फिर ये दूसरा लिख देते हैं ड्यूटीज ऑफ इंडिया वाला, ये वाला। ठीक है, अब जिसने पहली बार पढ़ा वो कहेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टिक कर दो। लेकिन उसने पूछा क्या, पत्थर पूछा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये किताब है, पुस्तक है, समझ गए। तो हमारे तो बुक में किताब का जिक्र है, हमने किताब ध्यान रखनी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। किस पुस्तक में इसका धन निष्कासन, इन्होंने दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत दिया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऐसे याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और मद्रास में जब रैयतवाड़ी लागू की गई तब वहां गवर्नर जनरल कौन है, मुनरो था वहां पर। राजाओं तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता। और क्या हुआ, और हुआ कि जमींदारी गांव में जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं राजस्व समाहर्ता करता, कि राजस्व एकत्रित करने वाले थे। और जमींदार खुद नहीं जाते थे, जमींदार तो शहरों में रहा करते थे। एरिया में राजस्व टैक्स वसूल करने के लिए जमींदारों का एक अधिकारी जाया करता था जिसको कहते थे अमला। क्या कहते थे, अमला राजस्व इकट्ठा करने के लिए अमला जाया करता था। चलिए, उत्तरी बंगाल में अब क्या था कि जमींदार लोग टैक्स वसूल करने के लिए अमला को भेजते, तो जमींदारों का एक विरोधी गुट मान सकते हो आप। जोतदार क्या है, जोतदार जो है ना धनी किसान, गांव में टैक्स वसूल करने के लिए अमला गया, जमींदार का भेजा हुआ। धनी किसान साथ वाले किसानों को कह देते भाई अपने टैक्स नहीं देना, मामला नहीं देना, पैसा नहीं, राजस्व नहीं देना।
तो अब गांव वाले लोगों को तो गांव के धनी किसान से ज्यादा जरूरत पड़ती थी। जो टैक्स वसूल करने आया बंदा वो तो किसी शहर के जमींदार का भेजा हुआ, उनसे कोई जुड़ाव नहीं था, उनका कोई डर नहीं था। अब क्या हुआ, जोतदार लोग जानबूझ के क्या करते, टैक्स देने से मना कर देते, फिर जमींदार लोग परेशान हो जाते। अंग्रेज तो कंपनी तो कहती जमींदारों से बंदोबस्त हुआ है, हमें तो इतना टैक्स, फिर जमींदारियां नीलाम की जाती थी। सबसे शक्तिशाली बंगाल में सबसे जो शक्तिशाली या धनी किसान थे उनको जोतदार कहते थे। इनके अन्य नाम है हवलदार, गांटीदार या मंडल। तो धनी किसानों का, जो धनी किसान होते थे उनको जोतदार, गांटीदार, मंडल और हवलदार कहा जाता था। इस्तेमरारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त के समय ये एक स्टोरी आती है। तेजचंद जो वर्धमान के राजा थे और उनका उत्तराधिकारी मेहताब चंद था, और इनकी जमींदारियां नीलाम की गई या कुछ भी किया गया, तो ये 12वीं की बुक में है, ज्यादा इतना आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं। जमींदारों द्वारा राजस्व संग्रह हेतु अमला को भेजा जाता था। रैयतवाड़ी के समय मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था। दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, अतः पुश्तैनी किसानों से बंदोबस्त किया गया। मतलब कि हमने पढ़ा रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, बंदोबस्त यानी कि एक जो संधि हुई या एक समझौता हुआ टैक्स वसूल करने का, वो क्योंकि वहां पर जमींदार थे ही नहीं दक्षिण भारत में, तो किससे हुआ, किसानों से। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान। 30 वर्षों बाद कहते हैं कि भूमि का सर्वेक्षण करना था दक्षिण भारत में, और कंपनी द्वारा रैयत को पट्टे जारी किए गए थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, मैंने आपको बताया। और फिर वो क्या है, महाजनों ने कर्जा बढ़ा दिया तो वहां पर विद्रोह हुए। 1859 में परिसीमन कानून बना। ऋणदाता और रैयत, ऋण पत्र जो था भाई, ऋणदाता से रैयत अगर एफिडेविट लिखवाता था ऋणदाता रैयत से, तो और उसके सहायता से जो ऋणदाता, जो महाजन लोग किसानों को डराते रहते, तो ये कानून के तहत उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष कर दी कि 3 वर्ष बाद उसका कुछ नहीं बनेगा। पर ऋणदाता जो महाजन लोग थे बड़े होशियार थे, ये क्या करते, जो एफिडेविट लिखाया जाता 3 साल पूरे होने वाले हैं ना, तो 10 दिन पहले नया और लिखवा लेते। ये तो अंग्रेजों ने एक सहूलियत के लिए किया था कि 3 साल बाद अगर वो महाजनों को पैसा नहीं देते तो उनका जो एफिडेविट है वो रद्द माना जाएगा। लेकिन तो ये परिसीमन कानून जो है 1859 में बना है। दक्कन दंगे कब हुए ये ना याद रहे तो भी छोड़ दो लो। दक्कन दंगे कब हुए, 1875। दक्कन दंगा आयोग कब बना, 1878। और 1869 में फिर दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना। अगर किसान ऋण अदा नहीं कर पाते तो उनकी जमीन, रैयत जो की जमीन है वो हड़पी नहीं जा सकती। अब हमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या पढ़ा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में मद्रास व उसके आसपास के दक्षिण वाले, दक्कन वाले इलाकों में लागू हुई, जिसको लागू करने वाले रीड और मुनरो थे। ठीक है, समझ गए बात। मद्रास, बंबई और उधर असम वाला इलाका, ये 51% भूभाग पर थी। इसमें बंदोबस्त किसके साथ किया गया समझौता, रैयत किसान के साथ किया गया। इसकी अब किसानों के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया, तो यहां पर क्या हुआ, दंगे हुए, जिसको हम कहते हैं दक्कन दंगे, 1875। फिर उसकी रिपोर्ट के लिए एक आयोग बनाया गया, कब, 1878, दक्कन दंगा आयोग। और 1879 में क्या हुआ, फिर कृषक दक्कन वो अधिनियम बनाया जिसमें यह कह दिया गया किसानों की जमीन हड़पी नहीं जा सकती। दक्कन विद्रोह का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। 1788 में ब्रिटेन द्वारा, अब देखो ये थोड़ा सा ना नील वाला मसला आपको पता है, राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे, चंपारण किसान आंदोलन, 3 कठिया पद्धति वाला। 1788 में क्या था, ब्रिटेन द्वारा आयातित नील जो है में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। अब एक बात आ गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ा। अब किसानों की बात चल रही है, तो सबसे ज्यादा अंग्रेज यहां पर से नील और अफीम की खेती कर रहे थे। चाय की भी है, नील और अफीम की। अब देखना 1788 में तो ब्रिटेन का, जो ब्रिटेन में जितना नील आ रहा था उसमें 30% ही भारत से जाता था। अब देखो 1810 में ब्रिटेन में जितना नील गया है उसमें 95% भारतीय नील है। अब भारतीय लोग नील की खेती कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, नील के पौधे की जड़ें इतनी खराब और खतरनाक है, जहां नील की खेती कर ली बाद में वहां पर कई वर्षों तक कोई भी फसल नहीं होगी, जमीन बंजर होने की कगार पर।
भारतीय किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। 1859 में फिर नील विद्रोह होते हैं बंबई में। जैसे दक्कन में रैयतवाड़ी के कारण वहां वो हुए, यहां नील विद्रोह हुए। स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं ने भी नील विद्रोह में किसानों का साथ दिया, क्योंकि नील की खेती करवाने के लिए बगान के मालिक जो है ना वो मजबूर करते थे किसानों को। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय का था ईडन। ईडन ने यह स्पीच दी थी कि किसानों को नील उत्पादन हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह नील विद्रोह हुए 1859। फिर नील आयोग बना 1860 में। नील आयोग के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. सीटनकार। कौन थे ये? जेडी नहीं है, डब्ल्यू.सी. सीटनकार है। ये क्या है? डब्ल्यू सीटनकार, ये नील आयोग के अध्यक्ष हैं। एक वो आ जाता है किस्सा 12वीं की बुक में लिखा हुआ है कि सीटनकार किसानों से जाके पूछते हैं, भाई आप नील की खेती करना चाहते हो या नहीं? तो वहां फिर एक हाजी मुल्ला है, हाजी मुल्ला स्पीच देता है कि नील की बजाय मैं भीख मांगना पसंद करूंगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज बता देता हूं। यहां पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव में। हमने क्या पढ़ना है कि किस तरह से धन का निष्कासन किया। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारतीय धन का निष्कासन हो रहा है। भारत से कौन कौन सी फसलों को ज्यादा उगाया जाता था? नील, अफीम है, इनकी खेती करवाई जाती थी। अच्छा, 3 तरह का बंदोबस्त लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। जो पूर्व वाला इलाका था वहां स्थायी बंदोबस्त, जिसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 19% भूभाग पर यह था और कार्नवालिस इसको लागू करने वाले थे। इसमें सूर्यास्त विधि कानून चलता था। ठीक है। दूसरा हो गया महालवाड़ी। महाल का अर्थ होता है गांव या गांव का समूह। तो यहां पर बंदोबस्त गांव समूह के पास था और गांव के समूह की जिम्मेदारी थी पैसा जमा करवाने की। यह ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल वाली, उसके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मैं बात करूं तो अवध, आगरा और पंजाब वाले इलाकों में ब्रिटिश भारतीय प्रांत के 30% भाग पर थी। 1822, मैंने कहा था बाई को माइका महल जैसा लगता है, माइका मैकेंजी और 1822 में लागू हुई थी। फिर हमने पढ़ा रैयत। रैयत का अर्थ होता है किसान। किसान और एमबीए मुन्ना रीड कर रहा है। रेत में मद्रास, बंबई और असम में लागू। 51% भूभाग पर थी। इसके कारण दक्षिण में दंगे हुए, जिसको दक्कन दंगा कहते हैं, 1875 में हुए। 1878 में आयोग बना और उस आयोग की बदौलत 1879 में दक्कन कृषि अधिनियम बना, जिसने ये कह दिया किसानों अगर किसानों ने ऋण नहीं चुकाया तो उनकी जमीनें हड़पी नहीं जा सकती। 3 बिल हैं, आपने ध्यान रखना है कौन सा अधिकारी किससे जुड़ा हुआ है, कितने प्रांत पर है और किस एरिया में है। ठीक है, और कब लागू किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।